Assalamu alaikum Nazreen, and welcome to the new episode of Current Affairs, a Fortnightly Glance. नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम ताइवान क्राइसिस के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि रिसेंटली यूएस जो लोअर हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उनकी जो स्पीकर हैं नैन्सी पेलोसी, उन्होंने ये विज़िट किया ताइवान का, और उस विज़िट के हवाले से कुछ कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट हुई और उसकी वजह से हमें यूएस चाइना कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिफाई होता हुआ नज़र आता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आज की इस वीडियो में हम उस पर ज़रा बात करेंगे। नाज़रीन, नैन्सी पेलोसी ने ऑब्वियसली बात है इस विज़िट से कुछ टाइम पहले अनाउंस किया था कि शी विल बी विजिटिंग, बट चाइना रिएक्टेड टू दैट। तो ऑफिशियली तो यूएस ने और यूएस की जो स्पीकर हैं हाउस की, उन्होंने इसको अपनी कोई इटनरी के अंदर शामिल नहीं किया था, बट इट वाज स्टेटेड कि जी शी विल बी विजिटिंग ताइवान। तो चाइनीज़ ने अमेरिकन को वार्न भी किया था प्रेसिडेंट बाइडन की शी जिनपिंग के साथ टेलीफोनिक टॉक्स भी हुई थी, और उसका बेसिक एम यही था दैट चाइना वांटेड टू वार्न यूनाइटेड स्टेट्स दैट दिस विजिट कुड बी अ प्रॉब्लमेटिक। बट नाज़रीन, ये कोई पहला विज़िट नहीं है, इससे पहले भी डिफरेंट यूएस ऑफिशियल विज़िट करते रहे, बट दिस वाज द हाईएस्ट ऑफिशियल विज़िट टू ताइवान इन द फ्यू डेकेड्स। इनफैक्ट जो स्पीकर का ओहदा होता है यूएस के अंदर, दैट इज़ द थर्ड इन द रैंक टू द यूएस प्रेसिडेंट देन वाइस प्रेसिडेंट, एंड उस लाइन ऑफ सक्सेशन में जो स्पीकर का ऑफिस है दैट इज़ द थर्ड इन रैंक। तो ये एक थर्ड हाईएस्ट यूएस ऑफिशियल का विज़िट करना दैट शोज़ कि जी यूएस जो है वो एक यूएस की इस डिसीजन को प्रोवोकेशन समझा गया चाइना के अंदर, और उसी वजह से ये क्राइसिस डेवलप होता। तो नाज़रीन, अब हम ज़रा थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाते हैं कि ये ताइवान का क्राइसिस जो है वो बेसिकली इश्यूज़ क्या हैं, हिस्ट्री क्या है इस इशू की चाइना और ताइवान के दरमियान, और फिर हम जाएंगे चाइना और यूएस के दरमियान में इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह क्या है। तो नाज़रीन, ताइवान एक आइलैंड स्टेट है, सेल्फ क्लेम्ड स्टेट है, और ताइवान और चाइना के दरमियान में ताइवान स्ट्रेट है, एक इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड रूट है। ये स्मॉल टाइनी जो आइलैंड है ताइवान, ये 17th सेंचुरी से ऑनवर्ड्स इट वाज अंडर चाइनाज़ कंट्रोल, और चाइना हैज़ रूल्ड दिस पार्ट ऑफ द लैंड। बट नाज़रीन, लेटर ऑन वर्ल्ड वॉर 1 से पहले इसके ऊपर जापान ने इसको वॉर हुई चाइना और जापान की, और उसमें जापान ने इसको कैप्चर किया, और अल्टीमेटली इट बिकेम अ जापानीज़ कॉलोनी, जिसको अल्टीमेटली वर्ल्ड वॉर 2 में जब शिकस्त होती है जापान को, तो ये एक चाइनीज़ कंट्रोल में चला जाता है 1945 में जा। बट नाज़रीन, 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होती है, लेकिन चाइनीज़ वॉर ख़त्म नहीं होती, और चाइना के अंदर एक सिविल वॉर शुरू हो जाती है कम्युनिस्ट और नेशनलिस्ट के दरमियान में। उस वक्त तक नेशनलिस्ट रूल कर रहे थे, बट कम्युनिस्ट ग्रो करते हैं, पावर में ग्रो करते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ ज़ेडुंग, और दे एक्चुअली कैप्चर द मेनलैंड चाइना। और जो नेशनलिस्ट लीडर हैं वो अपने कुछ रिमेनिंग जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे उनके साथ फ्लेड कर जाते हैं टुवर्ड्स ताइवान, एंड सिंस देन द नेशनलिस्ट हैव रूल्ड ताइवान। और इनिशियली तो एक डिक्टेटरशिप रही नेशनलिस्ट के जो लीडर थे चिंग काई शेक उनकी, बट सिंस 1960s एंड 70s ताइवान ने ग्रेजुअली शिफ्ट किया टुवर्ड्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस के नतीजे में वहाँ गवर्नमेंट्स बनती हैं, और एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी कहा जाता है ताइवान को, और उसी डेमोक्रेसी की वजह से वहाँ पे काफ़ी हद तक इकनॉमिक प्रोग्रेस भी डेवलप होती हुई हमें नज़र आती है। नाज़रीन, आप देखते हैं कि जो चाइना का क्लेम है वो क्या है ताइवान के ऊपर। चाइनीज़ क्लेम करते हैं कि ताइवान जो है वो एक पार्ट है, इट इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना, और चाइना की जो टेरिटोरियल सॉवरेंटी है वो ताइवान तक है, और हिस्टोरिकली भी थी और अब भी है, अब उनका क्लेम करते हैं। लेकिन नाज़रीन, हमें नज़र आता है कि 1980s से चाइना के अंदर एक थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हमें नज़र आती है, एक फ्लेक्सिबल पोजीशन नज़र आती है, जिसका जिक्र रिसेंटली एक दो आर्टिकल में भी किया गया, और उसमें उनका पॉलिसी ये थी 1980 से कि वी आर फाइन विद ताइवान हैविंग इट्स ओन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम एंड सोशल सिस्टम, बट वी वांट इट टू बी पार्ट ऑफ द चाइना एज अ होल। इस कॉन्सेप्ट को नाज़रीन हम कहते हैं वन चाइना टू सिस्टम्स। So China, mainland China will have its own system, Taiwan can have its own system, but we are all one China. एक वन चाइना पॉलिसी जो है वो उसके कॉन्टेक्स्ट में दे वर विलिंग टू गिव इट अ ग्रेटर ऑटोनॉमी इन डिसाइडिंग अबाउट डोमेस्टिक इशूज़, बट ब्रॉडली बीइंग पार्ट ऑफ द सॉवरन चाइना। लेकिन नाज़रीन, हम देखते हैं कि अंडर शी जिनपिंग हमें
इस पॉलिसी के हवाले से थोड़ा सा चेंज आ जाता है, बिकॉज चाइना स्टार्ट्स एक्सर्टिंग ग्रेटर कंट्रोल ओवर ऑटोनमस रीजन्स लाइक सिंकियांग, लाइक इन तिब्बत एंड लाइक इन हांगकांग। तो ताइवान के अंदर भी एक फियर है कि इफ़ ताइवान बिकम्स पार्ट ऑफ द सिस्टम तो वन चाइना टू सिस्टम नहीं रहेंगे। द अल्टीमेट कम्युनिस्ट पार्टीज गोल इज़ टू टर्न दिस इंटायर स्टेट इनटू वन सिस्टम। तो एक बहरहाल चाइना का क्लेम बहरहाल इस सेंस में मौजूद है। तो चाइना इसको अपना इंटरनल मैटर कहता है, डोमेस्टिक मैटर कहता है, और उसको अपनी टेरिटरी के अंदर शामिल करते हैं, ऑल्दो दे आर विलिंग टू समहाउ एक्सेप्ट इट एज टू सिस्टम्स। लेकिन ताइवान की बात की जाए नाज़रीन, तो ताइवान में इनिशियली तो ताइवान का क्लेम था दैट इट रिप्रेजेंट्स द एंटायर चाइना एंड दे कंसिडर्ड कम्युनिस्ट एज ऑक्यूपायर्स, और इनफैक्ट 1970 तक तो यूएन के अंदर भी उनकी मेंबरशिप रही, ताइवान ही यूएन चाइना को रिप्रेजेंट करता रहा। बट रिसेंटली ताइवान के अंदर ग्रेजुअली जब से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिस्ट चाइना की बनी है, या पीआरसी जिसको पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है उसकी बनी है, तो ताइवान के अंदर एक सेपरेटिस्ट एलिमेंट जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ है, एंड देर आर ग्रोइंग वॉइसेस इन ताइवान इंक्लूडिंग इन द पोलिटिकल सर्कल्स दैट ताइवान शुड बी डिक्लेयर्ड एज अ सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट सेपरेट फ्रॉम चाइना। तो ताइवान के अंदर जो है बहरहाल मिक्स वॉइसेस हैं। सम से दैट वी आर पार्ट ऑफ चाइना एंड वी आर द लेजिटिमेट गवर्नमेंट ऑफ चाइना instead of the PRC, but there are others who saying that because this is not possible now because China is a mighty China now, so let's go for our own independence, because historically before 17th century Taiwan was not part of the China। तो नाज़रीन चाइना और ताइवान दोनों अपना जो क्लेम है एक दूसरे के ऊपर, वो अपना ताइवान की इंडिपेंडेंस का क्लेम, चाइना की टेरिटोरियल सॉवरेंटी का क्लेम, दोनों अपने आप को हिस्ट्री से शुरू करते हैं, बट इट डिपेंड वेयर हिस्ट्री बिगिंस। 17th सेंचुरी ऑनवर्ड्स इज़ व्हाट चाइनाज क्लेम, और बिफोर 17th सेंचुरी इज़ व्हाट द प्रो इंडिपेंडेंस लीडर्स इन ताइवान क्लेम। तो नाज़रीन प्रॉब्लम इज़ क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट यूएस के साथ था, तो हम ज़रा यूएस के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि यूएस की पॉलिसी क्या रही। तो नाज़रीन हिस्टोरिकली वी नो दैट कोल्ड वॉर के दौरान यूएस वाज हैविंग इट्स हॉस्टाइल रिलेशन विद द कम्युनिस्ट वर्ल्ड वाइड। इसी कॉन्टेक्स्ट में जब चाइना में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आता है तो यूएस रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट दम, एंड इन फैक्ट यूएस वीटोज चाइनाज पीआरसीज बिड टू गेट द यूएन मेंबरशिप, और इंस्टेड यूएस भी और यूएन भी ताइवान को चाइनीज़ ऑफिशियल लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव समझते हैं और उनको मेंबरशिप देते हैं वहाँ पे यूएन के अंदर। लेकिन 1970s में हम देखते हैं कि यूएस पॉलिसी शिफ्ट आता है बिकॉज ऑफ सर्टन फैक्टर्स, और उस पॉलिसी शिफ्ट में दे रिकग्नाइज दी PRC वन चाइना पॉलिसी, और उस पॉलिसी के तहत वो चाइनीज़ गवर्नमेंट को रिकग्नाइज करते हैं इंस्टेड ऑफ ताइवान। और नाज़रीन साथ ही उस एग्रीमेंट में यूएस भी था कि यूएस विल आल्सो एग्रीड विद चाइना दैट देयर विल बी नो यूनिलैटरल चेंज इन द स्टेटस को, और जो मिलिट्री फोर्स यूज़ की जा सकती है उसको प्रोहिबिट किया गया इस एग्रीमेंट के अंदर, कि एक पीसफुल तरीके से चाइना क्लेम रखेगा लेकिन कोई मिलिट्री इस्तेमाल नहीं करेगा। दैट वाज अ पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट इन विच यूएस हैज़ रिकग्नाइज्ड द PRC इंटरनेशनली और स्पेशली इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो नाज़रीन अभी तक दुनिया के सिर्फ 13 मुल्कों ने रिकग्नाइज़ किया हुआ ताइवान को एज अ सॉवरेन स्टेट। अमेरिका इज़ नॉट वन ऑफ देम, बट अमेरिकन हैव एंगेज ताइवान सेपरेटली टू इंश्योर कि अगर चाइना स्टेटस को चेंज करना चाहे तो ताइवान शुड बी एम्पावर्ड इनफ टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। इनफैक्ट रिसेंटली बाइडन सेशन हैज़ स्टेड कंट्रोवर्सी जब बाइडन ने एक स्टेटमेंट दी कि चाइना यूएस विल militarily involved in defending Taiwan. Although the different officials tried to play down that statement, okay, that does not mean that US will go to war in this context. But obviously, this was a vague statement that could be interpreted in any way. Okay, will US provide military weapons like it is providing to Ukraine, or it just means that US will get militarily engaged in direct conflict with China over the Taiwan issue. बट एक एस्केलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हमें नज़र आता है बाइडन के हवाले से। उससे पहले यूएस की पॉलिसी ये थी दैट दे विल प्रोवाइड मिलिट्री सपोर्ट टू ताइवान, बट मिलिटरली इंगेजमेंट की पॉलिसी का वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ था। अब नाज़रीन इस स्पेसिफिक क्राइसिस पे आते हैं कि वाई यूएस नैंसी पेलोसी's विजिट, जो स्पीकर हैं उनका जो विजिट है, वाई इट इज़ सिग्निफिकेंट, व्हाट कुड बी द यूएस मोटिव्स टू प्रोवोक चाइनीज़ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो नाज़रीन डिफरेंट स्कॉलर्स के नज़रिए डिफरेंट एक्सप्लेनेशन हैं। वन ऑफ द एक्सप्लेनेशन इज़ दैट दिस इज़ मेंट फॉर डोमेस्टिक एजेंडा। मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं अमेरिका के अंदर, डेमोक्रेट्स आर पॉइज्ड टू लूज़ दीज इलेक्शंस, स्पेशली लूजिंग देयर मेजॉरिटी इन सेनेट। अभी वहाँ पे 50-50 है, बट बिकॉज ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट डेमोक्रेट्स हैव एन एज। और
आफ्टर द इलेक्शंस, जब सेनेट के 1/3 इलेक्शंस होंगे मेंबर्स के और हाउस एंटायरली न्यू इलेक्ट होगा और गवर्नर्स भी इलेक्ट होंगे, तो अमेरिका के अंदर जो है वो डेमोक्रेट्स आर लाइकली टू लूज द मेजॉरिटी, एंड बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस दैट दे आर फेसिंग, बिकॉज ऑफ द कोविड इशूज़, बिकॉज ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स, बिकॉज दे कुड नॉट डिलीवर मच ऑन द डोमेस्टिक फ्रंट. सो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेमोक्रेट्स इन जनरली इंक्लूडिंग म्यूनिसिपलिटी, दे आर ट्राइंग टू प्ले द ताइवान कार्ड to get the domestic votes. So it is considered by many as a popular stunt by Democrats and especially by Nancy Pelosi to get votes in the upcoming midterm elections. Second, नाज़रीन, जो scholars कहते हैं वो कहते हैं कि this Pelosi's visit was intentionally meant to provoke China, because through this provocation they expected China to make this mistake, like what some scholars suggest Putin made when he invaded Ukraine. According to some scholars, जो Putin की invasion of Ukraine है, that was also provocation, although Ukraine had no chance of getting NATO membership in the short term, but still fearing that Putin invaded, and US used it to globally isolate Russia and sanction Russia worldwide. तो इसी तरह की यूएस, कुछ लोग कहते हैं कि यूएस का मकसद प्रोवोक करना था चाइना को, सो दैट चाइना शुड मेक द सेम मिस्टेक, एंड दिस शुड बिकम एन एक्सक्यूज बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड वेस्टर्न स्टेट्स टू आइसोलेट चाइना एंड टू पोर्ट्रे नेगेटिव इमेज ऑफ चाइना वर्ल्ड वाइड. तो ये भी एक पर्पस हो सकता है. थर्ड पॉसिबल रीज़न ऑफ द विज़िट, नाजरीन, जो कुछ स्कॉलर के नज़दीक, दैट दिस वाज अ रूटीन विज़िट और इसमें कोई अनप्रेसिडेंटेड नहीं है. नैन्सी पेलोसी, चूँकि शी इज़ स्पीकर फॉर क्वाइट सम टाइम एंड शी वांटेड टू कीप अ लेगेसी दैट शी इज़ इंडिपेंडेंट एंड शी डज़ नॉट केयर अबाउट द एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्रेशर्स, और वो एक अपनी लेगेसी के तौर पर कि शी स्टैंड बिहाइंड डेमोक्रेसीज़, तो वो इस वजह से भी पॉसिबल है. और ये पहला विज़िट नहीं है, इससे पहले भी 1990s में भी यूएस स्पीकर जो हैं वो विज़िट कर चुके हैं यहाँ पर. तो नाजरीन, ये तो हमने देखा यूएस के मोटिव क्या होंगे. लेट्स सी हाउ चाइना रिस्पॉन्डेड. चाइना रिस्पॉन्डेड इन मल्टीपल वेज. जो मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्स था और जो इमीडिएट रिस्पॉन्स था, दैट चाइना, ऑल्दो इनिशियली उन्होंने थ्रेट किया था और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने बाइडन को टेलीफोनिक कॉल में कहा था, डोंट प्ले विद द फायर. सो बट स्टिल हमने देखा है कि उन्होंने फिर मिलिट्री थ्रेट भी किया विजिट से पहले. उन्होंने कहा जी चाइनीज़ मिलिट्री विल नॉट स्टैंड आइडल इफ़ पेलोसी विजिट्स, और हमने देखा कि इट डिडंट स्टैंड आइडल. चाइनीज़ जो मिलिट्री है, जिसको हम PLA कहते हैं, दे हेल्ड देयर लाइव मिलिट्री एक्सरसाइजेज in and around the Taiwan, और ये पहली दफ़ा हुआ अनप्रेसिडेंटेड है कि ताइवान की फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस दे एक्चुअली कैरिड आउट द लाइव ड्रिल्स ऑफ देयर नेवी एंड मिलिट्री, इंक्लूडिंग द मिसाइल टेस्टिंग, एंड सम ऑफ दोज मिसाइल्स वर फायर्ड ओवर ताइवान. और नाज़रीन, इसमें हमने पहले दफ़ा देखा कि चाइना ने जो मीडियन लाइन है इन द ताइवान स्टेट, उसको भी क्रॉस किया. फॉर हंड्रेड्स ऑफ देयर फाइटर्स एंड शिप्स दे हैव क्रॉस दोज, विच इज़ अनप्रेसिडेंटेड. According to some Taiwanese, चाइना का जो मेन एम था इन मिलिट्री डिटेल्स का, टू मेक न्यू नॉर्मल दैट चाइना वायलेट्स द सो कॉल्ड Taiwanese claim of sovereignty in the maritime boundaries. तो नाज़रीन, इस हवाले से भी हमने देखा चाइना ने रिस्पॉन्स किया, लेकिन इन एडिशन टू दैट ताइवान को मिलिटरली थ्रेट करने के साथ साथ हमने देखा कि चाइना ने अमेरिकन्स के साथ भी कुछ डाउनग्रेड की अपनी पोलिटिकल रिलेशनशिप. दे कैंसल्ड एंड सस्पेंडेड multiple level of communications and talks with the United States, including on climate change, जो सबसे important था, but also on drugs and humanitarian issues and many other issues, जिनके ऊपर चाइना ने US के साथ talks या सस्पेंड कर दी या कैंसिल कर दी. तो चाइना का रिस्पांस जो है वो इट वाज एग्रेसिव, एंड सम US, इनफैक्ट ऑफिशियली यूनाइटेड स्टेट्स एंड G7 एंड मेनी अदर US allies, they termed is over reaction by China and a provocation on the part of China इन दिस कॉन्टेक्स्ट. नाज़रीन, अब आते हैं कि इस क्राइसिस की पॉसिबल इम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं. नाज़रीन, डिफरेंट इम्प्लिकेशंस एक्सपेक्टेड हैं, जो हो भी रही हैं और होंगी. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है, दिस क्राइसिस हैज़ क्रिएटेड मोर इनसिक्योरिटी इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म. इनफैक्ट नाज़रीन, चूँकि US और चाइना में मिसट्रस्ट पड़ेगा, US की जो विज़िट का मोटिव है, दैट would be considered that the Chinese would be skeptical of the US intentions behind this visit, or US on the other part and Taiwan on the part will be suspicious of, and they'll be skeptical about the Chinese intentions in the way how they responded to this visit. तो एक इनसिक्योरिटी बढ़ेगी, आप कह सकते हैं ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ेगा इस रीजन के अंदर जाके बिटवीन बोथ पार्ट्स, विच कुड इन मीडियम टू लॉन्ग टर्म्स टर्न इनटू अ डायरेक्ट वॉर बिटवीन
China and Taiwan are in a broader context between China and the United States. So this is a step towards the war rather than a step away from the war. सेकेंड नाज़रीन इम्प्लिकेशन जो हमें नज़र आती है वो इसी इनसिक्योरिटी से बिल्डअप करती है. जब इनसिक्योरिटीज़ बढ़ती हैं, ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है, थ्रेट ऑफ वॉर बढ़ता है, तो ऑटोमेटिक इम्पैक्ट आएगा ऑन द इमर्जिंग आर्म्स रेस. Taiwan, fearing the Chinese invasion, is likely to get more arms, and China, fearing the US provocations, might also start developing into more and more kind of weapons and weapons technologies. सो एक रीजनल सेंस में, और ऑब्वियसली बात है चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट में रीजनल स्टेक होल्डर भी इन्वॉल्व हैं, जापान इन्वॉल्व है, कोरिया इन्वॉल्व है, फिलीपींस इन्वॉल्व है. सो जो रीजनल स्टेक होल्डर्स हैं यहाँ पे हम एक ब्रॉडर सेंस में आर्म्स रेस जो है वो देख सकते हैं. और इन केस ऑफ चाइना यूएस दैट कुड आल्सो ट्रांसलेट इनटू अ न्यूक्लियर आर्म्स रेस बिटवीन बोथ स्टेट्स. अनदर पॉसिबल इम्प्लिकेशन नाज़रीन जो हो सकती है वो है क्लाइमेट टॉक्स के ऊपर. Because US and China are the largest emitters, they combinedly produce 40% of the world's carbon dioxide, and the world sees them. If the world wants to get rid of this global warming and climate-related disasters, then the collaboration between these two largest economies and the two largest contributors to carbon dioxide as extremely vital and important. But because China suspended these talks, and even if they resume the talks, the mutual mistrust and suspicion will likely to hamper any kind of collaboration on climate between both these major powers. सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट नाज़रीन हम कह सकते हैं कि जो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड के गोल्स हैं उनको अचीव करने में एक मेजर सेटबैक है. ये क्राइसिस उसकी तरफ कंट्रीब्यूट करेगा. और अपकमिंग मंथ्स में नाज़रीन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर जब ये COP27 होगी इजिप्ट के अंदर, उसके अंदर भी हमें ये रिफ्ट चाइना और यूएस में बढ़ती हुई नज़र आएगी. और वन ऑफ द रीजंस व्हाई इट विल ग्रो स्ट्रॉन्गर इज़ दिस क्राइसिस. और नाज़रीन इस क्राइसिस के बाद हमें इस रीजन में ब्लॉक पॉलिटिक्स में भी और इंटेंसिफिकेशन नज़र आएगी. और मोस्ट लाइकली जो साइनो-रशियन कोलैबोरेशन है, डीपनिंग पार्टनरशिप है, वो हमें और बढ़ती हुई नज़र आएगी. बिकॉज रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया हैज़ ऑलरेडी बीन मोर डिपेंडेंट ऑन चाइना सपोर्ट पोलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड मिलिटरली. एंड ऑब्वियसली बात है दिस क्राइसिस वुड आल्सो मेक चाइना इनसिक्योर एंड इट विल बी फोर्स टू गेट closer to and develop major strategic partnerships with other states. Russia could be one of them. On the other hand, हम देखेंगे ताइवान की इंसिक्योरिटी की वजह से ताइवान is likely to get closer partnership with the United States, and US in order to strengthen its positions, military and political position in the region, is likely to strengthen its already strong partnerships in this region, including with the neighboring states of जो साउथ चाइना सी की स्टेट्स हैं. तो हमें एक ब्लॉक पॉलिटिक्स जो है वो यहाँ पे इंटेंसिफाई होती हुई नजर आएगी. नाज़रीन इसी क्राइसिस को अगर पाकिस्तान से लिंक करें, पाकिस्तान की हमेशा से पॉलिसी रही है वन चाइना पॉलिसी. और करंट क्राइसिस में भी हमारी स्टेटमेंट यही थी दैट दी चाइना वी रिस्पेक्ट एंड वी एक्सेप्ट दैट चाइना जो वन चाइना पॉलिसी है इट स्टैंड्स, एंड वी डू नॉट ऑफिशियली एंडोर्स द यूएस स्पीकर्स विजिट टू ताइवान. बट नाज़रीन इस कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेशन की वजह से, यूएस चाइना में एस्केलेशन की वजह से, जो पाकिस्तान के दो फॉरेन पॉलिसी रिसेंटली जो डायरेक्शंस थी उनमें से एक था शिफ्टिंग टुवर्ड जियो इकोनॉमिक्स, वो हमें इफेक्ट होता हुआ नजर आएगा बिकॉज रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स आर नॉट सूटेबल फॉर शिफ्टिंग टुवर्ड जियो इकोनॉमिक्स. एंड सेकेंडली जो हमारी प्रायोरिटी थी दैट वी वांटेड टू बैलेंस आवर पार्टनरशिप विद द यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना बिकॉज बोथ दीज मेजर पावर्स हैव लेवरेज ओवर पाकिस्तान. सो हमारा जो बैलेंसिंग एक्ट है ग्लोबल पावर्स के दरम्यान में, उसको भी बैलेंस करना हमारे लिए मुश्किल होता जाएगा अगर ये क्राइसिस फर्दर एस्केलेट करता है. तो इसी कॉन्टेक्स्ट नाज़रीन अगर आप देखिएगा तो हमारा ऑफिशियल रिस्पांस बड़ा काशियस किस्म का था. वी अवॉइडेड क्रिटिसाइजिंग यूनाइटेड स्टेट्स बट एट द सेम टाइम वी शोड सॉलिडारिटी विद द चाइनीज़. बट दिस बैलेंस विल बी डिफ़िकल्ट टू अचीव इन केस द क्राइसिस इंटेंसिफाइज. सो नाज़रीन अगर हम कंक्लूड करें सारी डिबेट को तो दिस ताइवान क्राइसिस इज़ नॉट अ न्यू क्राइसिस. ताइवान स्टेट के ऊपर मल्टीपल क्राइसिस आते रहे हैं यूएस और चाइना के दरमियान में, ताइवान और चाइना के दरमियान में. बट दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड बिकॉज द स्कोप ऑफ रिएक्शन दैट चाइना शोड वाज डिफरेंट फ्राम व्हाट इट हैज़ हिस्टोरिकली बीन responding to the US moves, and that also symbolizes that China will no longer accept it as a middle level power, rather it accepts itself and it is willing to take assertive position on issues that matter the most to the Chinese political leadership. और नाज़रीन इस कॉन्फ्लिक्ट क्राइसिस से ये भी ज़ाहिर होता है कि जो वर्ल्ड है इट इज़ हेडिंग टूवर्ड्स चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर. और इस चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में
यूनाइटेड स्टेट्स के लिए स्पेस जो है वो लिमिट होती जा रही है और यूएस के लिए मुश्किल होता जा रहा है इस बात को एक्सेप्ट करना दैट द थिंग्स आर नॉट व्हाट दे वर ऑलमोस्ट 2 decades ago. So they have to accept the new reality. China is a major power and provoking major powers has never ever bode well for the international peace and security, especially for the developing states. Thank you नाजरीन for watching this fortnightly glance. और आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, वन लाइनर भी नज़र आ रहा होगा और वोकेबलरी भी आप देख सकते हैं. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. अल्लाह हाफिज़.